मिलकर खुश था, दूसरी तरफ ठाकुर विला में प्रियांश की हरकत से यशोधरा जी नाराज थी। यशोधरा जी ने प्रियांश को गुस्से से देखा और फिर वहां से उठकर जाने लगी। उन्होंने राधिका जी से कहा, राधिका राधिका आप हमारे साथ चलिए, इससे बात करना ही बेकार है। और ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर आ गई। प्रियांश को मन ही मन नैना के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वो नैना से इस तरह से व्यवहार करता था। इधर यशोधरा जी राधिका जी को लेकर नीचे आई और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राधिका जी से कहा, माफ करना राधिका, मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया है। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, आप ऐसा मत कहिए मालकिन, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोगों के बहुत एहसान है। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, हमारी क्या एहसान है राधिका, खाना तो तुम बनाकर खिलाती हो, तुम्हारा एहसान मानना चाहिए हमें। अच्छा ये बताओ नैना की पढ़ाई कैसे चल रही है और तारा को कोई जॉब मिली या नहीं? राधिका जी जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी। उन्होंने यशोधरा जी से कहा, मालकिन आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी। असल में तारा को नौकरी मिल जाएगी, उसने एक तो जगह अप्लाई किया है और एक सरकारी ऑफिस में बात भी बन गई है, लेकिन जिस एजेंट ने नौकरी का वादा किया है वो तारा से 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख का नाम सुनकर यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, अरे बाप रे इतना सारा पैसा, और क्या इसके बाद वो लोग गारंटी ले रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी? राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, हाँ हाँ पक्की गारंटी है, असल में आपसे इसी बात के लिए मदद मांगने आई थी मैं। आज अगर आप हमारी मदद कर देती, तारा ने कहा कि जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी तो धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा चुका देगी। अगर आप बस हमारी इतनी सी मदद कर देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा। मैं जानती हूँ कि रकम थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक बार नौकरी लगेगी तो बहुत जल्दी ही ये रकम हमें वापस मिल जाएगी। बस आप इतनी सी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। यशोधरा जी ने कुछ सोचते हुए राधिका से कहा, ठीक है राधिका, प्रियांश के पापा को वापस आ जाने दीजिए, लंच पर जब आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। वैसे भी तारा की नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें थोड़ी राहत हो जाएगी, नैना के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, इन्हें आने दो, फिर इनसे बात करती हूँ। यशोधरा जी के मुंह से ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। उनसे दोपहर का इंतजार नहीं हो रहा था और तभी लंच पर प्रियांश के पिताजी आ गए। सभी लोग बैठकर लंच कर रहे थे और यशोधरा जी ने बीच में ही ये बात छेड़ दी। उन्होंने वीर सिंह से कहा, वो राधिका को 1 लाख की जरूरत है, उधार मांग रही है, कुछ ही समय में लौटा देगी, तारा की नौकरी के लिए चाहिए। वीर सिंह ने यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ तो आप दे दीजिए, हमने कब मना किया है? प्रियांश ने हैरानी से अपनी मां को देखते हुए कहा, 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है मां, और आप बिना किसी गारंटी के राधिका आंटी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकती हैं? वो हमें कैसे इतना पैसा लौटा पाएंगी? वीर सिंह ने प्रियांश को गुस्से से देखते हुए कहा, प्रियांश ये हमारा पैसा है और हम किसको दे रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही बात राधिका की, तो राधिका हमारे यहाँ बरसों से काम कर रही है, अगर उन्होंने आज मुसीबत के समय हमसे कुछ मांगा है तो हम पीछे नहीं हट सकते। आपको हमारी बातों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर प्रियांश चुप हो गया, उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। राधिका जी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वो रसोई में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। खाना खाने के बाद यशोधरा जी ने अलमारी से सारी रकम निकालकर राधिका जी को दे दी और उनसे कहा, तुम पर भरोसा है इसलिए दे रही हूँ, अब जाओ और तारा को बोलो कि खुशी खुशी अपनी नौकरी ज्वाइन करे और हमें मिठाई जरूर खिलाना। राधिका जी ने खुश होते हुए कहा, अब आपको मिठाई नहीं, नौकरी लगने पर आपको खाना खिलाऊंगी, वो भी हमारे यहाँ। यशोधरा जी बहुत खुश हो गई थी और राधिका जी ने भी उनके हाथ जोड़ते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। काम खत्म हो गया था और अनिल अपनी मां को लेने आ गया था। अपनी मां के हाथ में इतना बड़ा थैला देखकर अनिल ने अपनी मां से कहा, ये क्या है, आप क्या लेकर जा रही हैं मां? राधिका जी ने अनिल से कहा, बेटा ये समझ लो कि हमारी परेशानी से निकलने की चाबी है। असल में बेटा तारा को सरकारी नौकरी मिल सकती है, कुछ रुपयों की जरूरत थी जो मैंने यशोधरा जी से ले लिए हैं। जैसे ही तारा की नौकरी लगेगी सारा पैसा तारा उन्हें लौटा देगी। अनिल ने थोड़ा परेशान होते हुए अपनी मां से कहा, लेकिन मां ये तो बहुत ज्यादा पैसा है, अगर नौकरी नहीं लगी तो? राधिका जी ने अनिल से कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तारा ने मुझसे कहा है कि नौकरी जरूर लगेगी, धीरे धीरे करके वो सारा पैसा चुका देगी। अनिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। उसने वो पैकेट अपनी मां के हाथ से ले लिया और वो लोग घर पहुंच गए थे। अनिल ने तारा को आंगन में बुलाया, तारा भागते हुए नीचे आई। अनिल ने तारा से कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तारा ने हैरान होते हुए अनिल से कहा, क्या नहीं कहा भैया? अनिल ने तारा को थैला दिखाते हुए कहा, ये पैसों वाली बात। तारा ने आंखें झुकाकर अनिल से कहा, वो भैया आप तो पहले से इतने परेशान रहते हैं, फिर आपसे क्या कहती, और वैसे भी मां वहां काम करने जाती है, वो लोग मां की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं, और आप मेरा यकीन मानिए जैसे ही नौकरी लगेगी सारा पैसा लौटा दूंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी भैया, इसलिए आपसे नहीं कहा। पैसों का मोटा थैला देखकर अनीता ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिल से कहा, अरे बाप रे इतना सारा पैसा! तारा तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा पैसा लेकर तुम घर से कहीं भाग ही ना जाओ। अनीता की बात सुनकर तारा हड़बड़ा गई। उसने सकपकाते हुए अनीता से कहा, भाभी क्या कह रही है भाभी? अनीता ने अपनी बात को ठीक करते हुए तारा से कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब इतना सारा पैसा नौकरी के लिए, चलो जो भी है, आपकी नौकरी लग जाए तो हमारे सर से भी ये बोझ उतरे, कम से कम नैना की पढ़ाई का खर्चा तो तुम उठा ही लोगी, और एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी करना भी आसान हो जाएगा। बढ़िया है, अच्छा है तुमने अपने भैया से नहीं कहा, वरना ये तो कहीं ना कहीं से उधार मांगकर ले ही आते और चुकाना भी हमें पड़ता। चलो ठीक है कि तुमने ये सारा पैसा ठाकुर विला वालों से मांगा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे चुकाने की भी, याद रखना। राधिका तारा के लिए 1 लाख का इंतजाम कर लाई थी। अनीता ने ये देखकर तारा से कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे चुकाने की, याद रखना। तारा ने अनीता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी मुझे पता है कि मैंने लिया है तो मुझे ही चुकाना होगा, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आपके पास नहीं आऊंगी। अनीता ने तारा से कहा, क्या मतलब मेरे पास नहीं आओगी, कहाँ जा रही हो तुम? तारा ने अनीता से कहा, मेरे कहने का मतलब है आपसे पैसे मांगने नहीं आऊंगी, मैं खुद ही सारा पैसा लौटाऊंगी, आप चिंता मत करिए। और ऐसा कहकर तारा वो पैसा लेकर कमरे में चली गई और अलमारी में रख दिया। नैना ये सब देख रही थी और ना जाने क्यों नैना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तारा से कहा, जो कुछ भी कर रही हो वो सोच समझ कर करना तारा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे परिवार के हालात कैसे। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें उस लड़के पर पूरा ट्रस्ट है ना? तारा ने नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उतना जितना तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल उतना ही ट्रस्ट मैं विनय के ऊपर करती हूँ। बस एक बार विनय की नौकरी लग जाए और हमारी शादी हो जाए, इस परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नैना ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं दीदी पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रकम बहुत ज्यादा है, तुम्हें पैसों के लिए किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तारा ने नैना से कहा, और तुम्हें अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और मैं और विनय है ना, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम दोनों की है। और तारा के मुझसे ये सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। अगले दिन सुबह सुबह तारा तैयार होकर सारा पैसा लेकर घर से बाहर जाने लगी। राधिका जी ने तारा से कहा, तुम कहो तो तुम्हारे साथ अनिल को भेज दूं? तारा ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं भाई की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगी, मेरी एक सहेली है वो भी मेरे साथ जा रही है, और हाँ वैसे भी भाई को नौकरी पर जाना है ना, उन्हें जाने दो, उन्हें परेशान मत करो, मैं सब संभालूंगी, बस एजेंट को पैसे देकर आना है। और इतना कहकर तारा घर से बाहर चली गई। उसने अपने कंधे पर बैकपैक टांगा हुआ था और ऑटो लेकर वो सीधे उस जगह पर पहुंची जहां विनय ने उसे बुलाया था। एक सुनसान से पार्क में वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। विनय ने मुस्कुराते हुए तारा से कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन था तारा कि दुनिया में कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, तुम मुझ पर पूरा भरोसा करती हो, इसलिए मैंने तुमसे ही मदद मांगी, तुम मुझ पर पूरा भरोसा करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, बस एक बार नौकरी लग जाए सारा पैसा वापस कर दूंगा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना तारा? और ऐसा कहकर विनय ने तारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तारा ने मुस्कुराते हुए विनय के कंधे पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद करके उसने विनय से कहा, इस पूरी दुनिया में विनय एक तुम पर ही तो विश्वास है, पापा के जाने के बाद मैंने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया, भाई तो वैसे भी भाभी की सुनते हैं और मां की नजरों में नैना ही सब कुछ है, तो मुझे कभी किसी ने प्यार दिया ही नहीं और वो सारी कमी तुमने पूरी की, अब तो मुझे कभी मत छोड़ना विनय, वरना मैं मर जाऊंगी। तारा की बात सुनकर विनय ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये मरने की बातें मत करो तारा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम होली वाले दिन तैयार रहना, और हाँ बस एक आखिरी बात और कह रहा हूँ, देखो बुरा मत मानना, पंडित जी ने कहा कि शादी के लिए एक मंगलसूत्र की जरूरत होगी, बस एक मंगलसूत्र का इंतजाम कर लेना। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ ने मेरी शादी के लिए गहना बनवा कर रखा हुआ है, वो किस दिन काम आएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो विनय, बस तुम आराम से अब अपनी नौकरी पर फोकस करना, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी पर सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। इधर विदित अपने घर पहुंच चुका था और अभी भी नैना के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी मां चाय लेकर आई और उन्होंने विदित से कहा,
तुम्हारी पापा से बात हुई? विदित ने अपनी माँ से कहा। हाँ माँ, बात हुई है, मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। विदित की माँ ने परेशान होते हुए विदित से कहा, लेकिन वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। अब तुम ही देखो और जाकर समझाओ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कहने को तुमसे बड़ी है लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। तुम कितने समझदार हो और उसे देखो कितनी जिद्दी है। विदित ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ मैं देख लूंगा, लाओ आप चाय दे दो, मैं उसके कमरे में जाकर ही चाय पी लूंगा। और फिर विदित ने अपनी माँ के हाथ से चाय ले ली और विदिता के कमरे में चला गया। विदिता अपने फोन पर गाने सुन रही थी, उसने अपने कान में हेडफोन लगाए हुए थे। विदित उसके पास गया और उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, क्या सुन रही हो? विदिता ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज विदित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे ऐसे चौंकाया मत करो, मैं डर जाती हूँ। विदित ने विदिता से कहा, नाराज क्यों हो पहले वो बताओ। विदिता ने अपने हेडफोन उतारकर एक तरफ रख दिए और विदित से कहा, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्यों नाराज हूँ। माँ पापा ने तुम्हें इतनी आजादी दे रखी है और मेरे पैर का बहाना बनाकर मुझे कहीं नहीं जाने देते। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं? मैं क्या करूं? अगर मेरे पैर में पोलियो है तो क्या मैं अपनी जिंदगी इस घर के अंदर बिता दूं? विदित ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बेकार में परेशान होती है, पापा मम्मी तो सिर्फ आपकी चिंता करते हैं। आपको पता है दुकान से जितनी भी कमाई होती है पापा उस कमाई का आधा हिस्सा आपके लिए सेव कर रहे हैं ताकि आपके पैर का ऑपरेशन हो सके। फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। विदिता ने विदित से कहा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। पापा मम्मी को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो मुझसे शादी करेगा उसे भी मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या हुआ अगर मैं हल्का सा लंगड़ा कर चलती हूँ, पर चलती तो हूँ ना, सारे काम करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मम्मी पापा को मेरे अंदर कमी नजर आती है। विदित ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, ठीक है मैं पापा से बात करूंगा कि वो आपको टूर पर जाने दे, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगी। विदित की बात सुनकर विदिता खुश हो गई। उसने विदित को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था एक तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा समझते हो। विदित ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो साथ में चाय पीते हैं, हाँ बालकनी में बैठकर चाय पियेंगे। विदित और विदिता बालकनी में जाकर बैठ गए और विदित सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। विदित को ऐसे खुश देखकर विदिता ने उससे कहा, क्या हुआ है, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? विदित ने हंसते हुए कहा, बस ऐसे। आपको पता एक लड़की मिली थी, मैंने उसे लिफ्ट दी थी और उसे कॉलेज पहुंचाया था। अरे बाप रे, सारे रास्ते वो मुझसे लड़ते हुए आई है। विदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या इसलिए मुस्कुरा रहे हो? विदित ने आंखें झुका ली और धीरे से हंसते हुए कहा, अब आपसे तो कुछ छुप नहीं सकता। सच में दीदी वो बहुत अच्छी थी और खूबसूरत और बात करने से बहुत ही साफ दिल की लग रही थी। पता नहीं कौन थी, ना अपना नाम बताया ना मेरा नाम पूछा, हवा की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। विदिता ने विदित के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर भगवान ने उसे तुमसे दोबारा मिलाना होगा तो तुम देखना वो दोबारा फिर तुम्हारे सामने आएगी। विदिता की बात सुनकर विदित मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा, हाँ मैं भी उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ। घर वापस आ गई थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग से खुशी और सुकून था। नैना ने उसे देखते हुए कहा, दे दिया सारा पैसा? तारा ने नैना से कहा, हाँ नैना, और तुम यकीन नहीं मानोगी वो इतना एहसानमंद था कि ऐसा लग रहा था कि बेचारा मेरे लिए जान भी दे देगा। सच में नैना वो बहुत अच्छा है, आज के ज़माने में इतना अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। नैना ने तारा से कहा, चलो अच्छा हुआ, माँ को भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा तो उसकी नौकरी कब तक लगेगी, कुछ बताया उसने? और वो हमारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए कब आ रहा है? तारा ने नैना से कहा, आज तो वो एजेंट को पैसे देगा, शायद 1 महीने में बात बन जाएगी, उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और उसके बाद सबसे पहले मैं उससे यही कहूंगी कि मेरी नैना के एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो और रिश्ते के लिए भी वो जल्दी अपने घर वालों से बात करेगा। नैना ने तारा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वो तुम्हारे परिवार की मदद क्यों करेगा? क्या उसका परिवार नहीं है दीदी? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ अपने बलबूते पर कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, इन्हें आपके साथ ठीक रहे, क्योंकि आपकी खुशी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। पर दीदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर उसके पिता हैं, माँ है, तो कम से कम वो आपको एक बार अपने माता पिता से मिला तो सकता था ना? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बस यही सब बातें हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही हैं। आपको एक बार विनय के बारे में मालूमात कर लेनी चाहिए। आपने पैसा तो दे दिया है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तारा ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं वो इकलौता है और उसके पिता भी अभी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उसके पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो बस उसकी मदद कर रहे थे, इसलिए उसने मुझसे पैसा मांगा। और रही बात उसके माता पिता से मिलवाने की, तो मैंने उससे कहा था कि वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाए, लेकिन विनय ने कहा कि बेकार में वो लोग बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि वो अपनी ही कास्ट में शादी करेंगे और एक ऐसी लड़की लेकर आएंगे जिनके घर से ढेर सारा दहेज मिले। तारा की मुझसे ये सुनकर नैना परेशान हो गई। उसने तारा से कहा, अगर उसके पिता नौकरी कर रहे हैं तो उसने तुमसे पैसा क्यों मांगा? तारा ने झल्लाते हुए नैना से कहा, हो फोन है ना, तुम तो माँ की तरह बात कर रही हो, तुमसे कहा ना उसके पिता ने बुढ़ापे के लिए पैसा रखा हुआ है। कई लोग होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों की मदद नहीं करते हैं। नैना ने तारा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सच कह रही हो, और कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे की हर बात पर यकीन कर लेते हैं, जैसे हमारी माँ। नैना की बात का मतलब समझ आते ही तारा ने गुस्से से नैना की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा नैना, क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने माँ को धोखा दिया है? नैना ने तारा से कहा, धोखा तो तुमने दिया है दीदी, तुमने माँ से झूठ बोलकर पैसा लिया है। अगर वो तुम पर यकीन करते हैं तो तुम मुझसे सच बोलकर पैसा लेती, लेकिन तुमने अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी। सोचो अगर तुम्हारा ये बिना तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया तो हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। नैना की बात सुनकर तारा ने गुस्सा होते हुए नैना से कहा, तुम अपने मुझसे कभी अच्छी बात मत कहना, और वैसे भी मैं तुमसे उम्मीद क्यों कर रही हूँ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए था कि तुम यही कहोगी, क्योंकि असल में तुम भी मेरी खुशी थोड़ी चाहती हो। तुम तो चाहती हो कि घर में हर कोई तुम्हारे आगे पीछे नैना नैना करके घूमता रहे, सब तुम्हारी तारीफ करते रहे, घर में रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी, लेकिन तुम्हारा तारीफों से मन नहीं भरा। अब मेरी बारी आ रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तारा को गुस्से में देखकर नैना ने तारा से कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैं भगवान से प्रेयर करूंगी, बाकी तुम भी जानती हो कि हमारे परिवार के हालात कैसे हैं। तारा की बातों से नैना मायूस हो गई थी। उसने आगे फिर तारा से कुछ नहीं कहा। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन विनय का नौकरी के सिलसिले में कोई फोन नहीं आया। तारा परेशान रहने लगी थी। उसने विनय से कहा, क्या हुआ विनय, तुमने बताया नहीं, नौकरी का कोई लेटर आया या नहीं? विनय ने तारा से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, अब तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन और इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच संयोगवश अनीता के दूर के रिश्तेदार का बेटा दुबई से आया था और उन्हें जल्दी ही शादी के लिए कोई लड़की चाहिए थी। उन्होंने अनीता से कहा कि उनके बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढो, और अनीता के घर में खुद ही 2 लड़कियां थी। उसने अपनी मौसी से कहा, आप चिंता मत करिए, मेरी ननद है, हम भी उसके रिश्ते के लिए परेशान हैं, आप लोग एक बार फोटो देख लीजिए, अगर आपको वो पसंद आ जाए तो हम आगे बात कर लेंगे। अनीता की बात अनीता की मौसी शीला को ठीक लगी। अनीता ने अपनी ननद की फोटो अपनी मौसी को भेज दी। अनीता की मौसी ने तारा की फोटो देखते ही अनीता से कहा, देखने में कुछ खास तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी बस अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए, वो दुबई में अकेला रहता है, घर संभालने के लिए एक लड़की होनी चाहिए, शादी हो जाएगी तो उसे भी चिंता नहीं रहेगी और मुझे भी उसकी चिंता नहीं रहेगी। शीला की बात सुनकर अनीता ने कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग कल ही आ जाइए, मैं माँ को बता दूंगी, इससे अच्छी और कोई बात नहीं, हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारी ननद का रिश्ता जान पहचान में हो रहा है। रात में अनीता ने अनिल को अपनी मौसी के बेटे के बारे में बताया। अनिल को भी ये रिश्ता ठीक ही लगा। रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ गई। अनीता ने अनिल को अपनी मौसी के बेटे के बारे में बताया। अनिल को भी ये रिश्ता ठीक ही लगा। रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ गई। अनीता की मौसी अगले ही दिन अनीता के घर आ गई। साथ में उनका बेटा भी था। उनका बेटा देखने में बहुत ही साधारण था, या ये कहना गलत नहीं होगा कि उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। अनिल को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने अनीता को अपने पास बुलाकर अनीता से कहा,
कि तुम्हारी मौसी का बेटा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। हमारी तारा और उसकी उम्र में कुछ ज़्यादा ही फासला लग रहा है। अनीता ने मुंह बनाते हुए अनिल से कहा, देखिए आपकी बहन को वैसे भी कोई पसंद नहीं करता है ना हमारे पास दहेज देने को है, ना ही और कुछ। अब थोड़ी बहुत कमियां तो हमें भी बर्दाश्त करनी होंगी। वो लोग भी तो आपकी बहन से शादी के लिए तैयार है ना, फिर आप इतनी नखरे क्यों दिखा रहे हैं? अब आपकी बहन कोई हेमा या रेखा थोड़ी है कि कोई भी देखते ही लट्टू हो जाए। अनिल ने अनीता से धीरे से कहा, ओफो अनीता, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मैं भी सब समझता हूँ, मैं बस इसलिए कह रहा था कि तुम तारा की मर्जी जरूर जान लेना। अगर उसे लड़का पसंद हो तभी शादी की बात आगे बढ़ाना। अनीता ने तिरछी निगाहों से अनिल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। सभी लोग आगे थे, बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था, चाय नाश्ता और गपशप चल रही थी। राधिका जी ने रसोई में जाकर अनीता से कहा, तुम्हारी मौसी और तुम्हारी मौसी के बेटे का नेचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच कहूं अनीता, बुरा मत मानना, लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। हमारी तारा से 8-9 साल बड़ा लगा है, फर्क थोड़ा ज्यादा है। अनीता ने राधिका जी से भी वही कहा जो उसने अनिल से कहा था, और अनीता की बात सुनकर राधिका जी चुप हो गई। उन्हें अनीता की बात कहीं न कहीं जायज लग रही थी, क्योंकि एक के बाद एक न जाने कितने लड़कों ने तारा से शादी के लिए मना कर दिया था, और इन सब की वजह से राधिका जी को भी यही लगने लगा था कि अब जो है सो है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो उन लोगों को भी करना पड़ेगा। तारा नीचे आ गई थी। उसने एक साधारण सी शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर उसने जैसे ही लड़की की तरफ देखा, उसका मुंह बुरी तरह से बन गया। चाय की ट्रे रखते हुए वो वहीं बैठ गई। अनीता की मौसी ने तारा को देखा और फिर अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर तारा की उंगली में पहनाते हुए कहा, फोटो में इतनी खास नहीं लग रही थी, लेकिन हकीकत में तुम्हारी ननद बहुत खूबसूरत है, सावली सलोनी बिल्कुल गुड़िया की तरह। और ऐसा कहते हुए अनीता की मौसी ने तारा की नजर उतारते हुए कहा, हाँ भाई, हमें तो लड़की पसंद है, अब आप लोग अपना फैसला बता दीजिए। राधिका जी ने तारा की तरफ देखा और फिर उन्होंने अनीता की मौसी से कहा, देखिए बहन जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी बेटी से भी पूछना होगा। बस कल तक हम आपको जवाब दे देंगे। घर में सभी लोग आपस में एक दूसरे की राय ले लें, उसके बाद कल सुबह सुबह हम आपको फोन कर देंगे। अनीता की मौसी का मुंह बन गया था। उन्होंने राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे हमारे पास और भी रिश्ते हैं, आप थोड़ा जल्दी बता देना। अगर आप लोगों को हमारा बेटा पसंद ना आया हो तो और भी रिश्ते हैं, हम उनको देखेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। राधिका जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, बस हाँ ही समझिए। उसके बाद काफी देर तक सब बातें करते रहे। तारा उठकर अपने कमरे में चली गई और गुस्से से उसने विनय को फोन लगाया। विनय ने फोन उठाया और तारा से कहा, तारा, तुमसे कितनी बार कहा है बार-बार फोन मत किया करो, मैं खुद ही तुम्हें फोन कर लूंगा। मैं खुद ही बहुत परेशान हूं, उन लोगों ने अभी तक नौकरी के बारे में कुछ नहीं बताया, जैसे ही वो लोग कुछ बताएंगे मैं तुम्हें फोन करूंगा। इससे पहले कि विनय और कुछ कहता, तारा ने गुस्से से चीखते हुए विनय से कहा, तुम बस अपनी नौकरी के पीछे पड़े रहना, तब तक मेरे घरवाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे। विनय, मुझे फिर से आज कोई देखने आया है, लेकिन परेशानी ये है कि इस बार मैं उस लड़के से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो मेरी भाभी का दूर का रिश्तेदार है। अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो तो सारी बातें मेरी भाभी से कह देगा। उन लोगों को मैं पसंद हूं और कल तक मेरी मां उन्हें हाँ कह देगी। तुमने अच्छा, तुमने कुछ सोचा? जल्दी सोचो विनय, कहीं देर ना हो जाए। तारा की बात सुनकर विनय थोड़ा चिंता में आ गया। उसने तारा से कहा, मैंने तुझसे कहा तो है कि होली वाले दिन मैंने मंदिर में अपॉइंटमेंट ले रखी है। अब ऐसे ही शादी नहीं हो जाती, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तुम उस दिन विश्वनाथ गली में पहुंच जाना, और हाँ, साथ में मंगलसूत्र लाना मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं इस नौकरी के चक्कर में तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। नहीं तारा, अभी तुम लोगों से कुछ मत कहना, अभी बस तुम चुपचाप उन्हें हाँ कह दो। होली आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, होली के दिन तक चुपचाप बैठना, उसके बाद ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझी तुम? तारा ने विनय से कहा, ठीक है विनय, मैं सब समझ गई हूं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।